कि ये है 2, 3 एंड 5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ एज्यूम किया था 0.3, 0.2 और इधर ग्राउंड से जो है वो है 0.1। और इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स है F इज इक्वल टू 10T। वेरिएबल फोर्स है, मास है इसका 2 kg, 3 kg एंड 5 kg। तो बॉटम से फ्रिक्शन है, तो इसमें इसमें जो हमारी पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर मान लो 5 kg पे फोर्स एक्ट करता है, तो हम अगर प्लेन सोचेंगे तो ये है चांसेस कि तीनों एक साथ मूव करे। बॉटम में फ्रिक्शन है तो हमें पहले देखना होगा कि भाई बॉटम से स्लिपिंग स्टार्ट हो। बॉटम से जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी वो डिपेंड करेगा किस पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हर पॉइंट का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मान लिया FL1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो 20 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 6 न्यूटन। फिर यहाँ पे सेकेंड सरफेस का FL2 इज इक्वल टू 5, टोटल नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 50 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 10 न्यूटन। और यहाँ पे FL3, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन टोटल मास है 10, तो 100 इंटू 0.1 ये भी होगा 10 न्यूटन। तो सबसे पहले तो अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा तो हमें चेक करना है कि भाई ग्राउंड से स्लिपिंग हो रही है या नहीं। तो ग्राउंड से मान लो ये डिस्प्लेस किए, कब किए वो हम टाइम निकाल सकते हैं। अब अगर मोशन स्टार्ट होता है तो एक पॉसिबिलिटी है भाई कि ये तीनों साथ साथ चले, तीनों साथ चले। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा टाइम आ जाए जिसमें ये दोनों साथ चले, इसका साथ छूट जाए। दो दो एक साथ चल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक साथ चले और ये सेपरेट हो जाए। कब होगा क्या होगा वो देखेंगे। हेलो, ऑडिबल? तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ऑल थ्री आर मूविंग टुगेदर, सारे तीनों एक साथ ग्राउंड से स्लिपिंग स्टार्ट हुई और तीनों मूव करना स्टार्ट करें एक साथ। फिर किसी ब्लॉक में स्लिपिंग हो सकती है, मान लिया कि एक केस ये भी हो सकता है कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक में स्लिपिंग हो जाए। एक केस ये भी हो सकता है कि ये दो साथ चल रहे हैं, ऊपर वाले दोनों साथ चलें और ये सेपरेट हो जाए। एक ये भी हो सकता है कि तीनों, अब ये और ये एक साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, जो टॉप मोस्ट 2 kg एंड 5 kg ये तो कांटेक्ट में है नहीं। तो या तो 2 3 एक साथ चल सकते हैं या 3 5 एक साथ चल सकते हैं, 2 5 एक साथ नहीं जाएंगे। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों सेपरेट हो जाए, यही पॉसिबिलिटी हो। इसमें से एक पॉसिबिलिटी हो कोई ना मूव करे, तो एक है कि कोई ना मूव करे, फिर साथ मूव करें, फिर 2 kg का साथ छूट जाए, फिर ये 3 और 5 के बीच में आ जाए, या फिर तीनों सेपरेट चलें। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। अब ये पॉसिबिलिटी में से कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर, कि जहाँ की लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना है, अगर वो सफिशिएंट है एक साथ मूव कराने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसको सेपरेट करना होगा। तो पहला हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, सारे ब्लॉक जो हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं, ये जो है एक साथ मूव कर रहे हैं। तो एक साथ अगर हम इनको सिस्टम एज्यूम करेंगे तो हमें मोशन के लिए सबसे पहले कहां से फ्रिक्शन चाहिए होगा, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से जो है ये इसको फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा। तो ग्राउंड से फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक। तो जब 10T के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये डिस्प्लेस हो रहा होगा। डिस्प्लेस होते होते कब तक इसको ओवरकम कर देगा, जब ये एक्सटर्नल है 10T, 10T -10
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। जब तक ओवरकम नहीं करता तब तक ये डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो डिस्प्लेस नहीं होंगे तो हम यहां से बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक सिस्टम का तीनों ब्लॉक का एक्सलेशन 0 रहेगा। 1 सेकेंड पे क्या करेंगे, ये डिस्प्लेस होंगे। 1 सेकेंड पे ये तीनों डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद चलो यहाँ से एज्यूम करते हैं कि ठीक है, अब ये मोशन स्टार्ट हुआ। तो पहला तो हो गया कि t इज इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड। पहला एक हो गया कि t 0 से 1 सेकेंड तक सारे ब्लॉक का एक्सलेशन जो है वो 0 होगा। अब 1 सेकेंड के बाद सिस्टम मूव करना स्टार्ट करता है। तो सिस्टम अगर मूव करना स्टार्ट करेगा देन व्हाट इज द कॉमन एक्सलेशन, दैट कॉमन एक्सलेशन t ग्रेटर देन 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। t ग्रेटर देन 1, t ग्रेटर देन 1 के लिए कॉमन एक्सलेशन ए सी इज इक्वल टू 10, 10t फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये फोर्स है ना, ये फोर्स है हमारा 10t, और यहाँ से है काइनेटिक फ्रिक्शन 10। तो ये हो जाएगा 10t - 10 / 10, तो ये हो जाएगा t - 1, ये एक्सेलेशन। अब इस एक्सेलेशन से हम फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि भाई 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 2, और 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ से ये है 3 और ये 5। तो 10t यहाँ से ऐड कर रहा है, 10t ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, यहाँ से 10 ऐड कर रहा है। 3 के रेस्पेक्ट में भी फॉरवर्ड जाना चाहेगा। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे कि सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है तो ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किधर है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है या तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो और टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन हो। एक्चुअल रिलेटिव मोशन पे एक्ट करता है काइनेटिक, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन पे एक्ट करता है स्टैटिक। तो यहाँ पे तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब तीनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक। तो 3 के रेस्पेक्ट में 5 फॉरवर्ड जाना चाह रहा है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जिस पे होगा वो आगे निकलना चाहेगा। तो ये 3 के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे बैकवर्ड F1। न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ पे फ्रिक्शन बैकवर्ड। 2 के रेस्पेक्ट में अभी 3 स्लाइटली फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड F2, और इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड। मतलब 2 के मोशन का सपोर्ट कर रहा है फ्रिक्शन F2। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। मोशन का अपोज नहीं करता। 2 के मोशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता 2 का मोशन ही नहीं होता। और ये सारे एक ही कॉमन एक्सलेशन से चल रहे हैं। अब हम यहां से देख सकते हैं कि भाई F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू 2 × A, दैट इज इक्वल टू t - 1 to t - 1. This frictional force must be, if all the system is moving together, then this frictional force must be less than equal to 6 न्यूटन। 6 न्यूटन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन, सो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 सेकेंड। ये 3 + 1 ही हो जाएगा 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड से कम है अगर टाइम, तब तक तो यहाँ पे कोई टेंशन 2 3 तक नहीं है अगर इस एक्सलेशन से जा रहा है। अब F1 के लिए भी चेक करते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं F1 पहले लिमिटिंग अचीव कर ले। तो F1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा F1, यहाँ से लिख लेते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं, 5 kg से भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू 10t - 10 - F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन है t - 1, 5t - 1, तो हो जाएगा 10t - 10 - F1, F F1 इज इक्वल टू 5t - 5। तो यहाँ से Ft की वैल्यू क्या होगी, Ft - 5, तो ये हो जाएगा -5
F1 इज इक्वल टू 5t माइनस 5, ये हुआ 5t माइनस 5। तो दिस F1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, दिस F1 शुड बी, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10, लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। सो कब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स 10 से कम रहेगा, तो वहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, t शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अगर यही चीज चलता रहा, ये एक्सलेशन एक्सलेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सलेशन ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, तो सबसे पहले स्लिपिंग के चांसेस कहाँ पे होंगे, बिटवीन 2 and 3, क्योंकि पहले स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन 2 and 3, टू और बिटवीन बिटवीन 3 and 5, बिटवीन 3 and 5, उस यहाँ पे हमें टाइम आ रहा है 3 सेकेंड, और इधर टाइम आ रहा है 4 सेकेंड। तो कौन सा लेंगे, मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम में कब तक ये ऑल थ्री आर मूविंग टुगेदर, तो हो जाएगा 3 सेकेंड। तो दिस टी शुड बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। तो ये टाइम है, देन व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, इस टाइम तक हमारा एक्सेलेरेशन होने वाला है t-1। अब फिर t इज इक्वल टू 3 से ज्यादा होगा तो कौन से पॉइंट पे स्लिपिंग होगी, t अगर 3 से ज्यादा होगा तो लिमिटिंग यहाँ पे अचीव कर जाएगी बिटवीन 3 and 5। तो 3 and 5 पे क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो t मोर देन 3 पे हम देखेंगे। अभी टाइम जो है वो 3 से ज्यादा हुआ, जब 3 से ज्यादा हुआ तो फ्री बॉडी डायग्राम अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से 2 and 3, 2 and 3, फ्रिक्शन 3 के ऊपर कितना ऐड करेगा, 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटिंग अचीव हुआ, लिम, लिमिटिंग अचीव हुआ, ये हुआ 5, ये हुआ 5। तो 5 में 5 में जो है वो कितना हो जाएगा, 5 में यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10 और यहाँ से 10t। अब इसका एक्सलेशन हो जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक्सलेशन कितना होगा भाई, जब ये 10 ऐड कर जाएगा तब तो इसका एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाएगा, कितना, 10 ए इज इक्वल टू 10/5 2। तो हमें चेक करना है कि भाई क्या ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे कहीं ये और ये तो स्लिप नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। कैसे पता, यहाँ का लिमिटिंग देख लेंगे, यहाँ का लिमिटिंग कितना आया था, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 6, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 2 kg को लेके जा रहा है, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्सलेशन दे सकता है, 6/2, तो एक्सलेशन की वैल्यू होगी 3। अभी कितना है, 2, तो उससे जो है मैक्सिमम पॉसिबल से कम है, तो 2 and 3 के स्लिप करने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ तो हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट, तो इसका एक्सलेशन हो जाएगा कांस्टेंट, और इसका जो है एक्सलेशन वो वैरी करता रहेगा, और वो वेरिएबल एक्सलेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 10t-20/5, तो ये हो जाएगा 2t-4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब ये चलते ही जाएंगे, अब तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसमें कौन कौन सा केस हुआ भाई, इसमें कुछ टाइम तक, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे जो वैल्यूज म्यू है, लिमिटिंग है, फोर्सेस हैं, कुछ टाइम तक तो सबका जीरो रहा, कुछ टाइम तक दोनों साथ चले, और ये वाले केसेस नहीं हुए, सीधे ये वाला केस हो गया, ये दोनों चले गए, तीनों सेपरेट नहीं हुए। क्यों ऐसा हो गया, म्यू की वैल्यू ऐसे लिया था, कुछ और वैल्यू ले लेंगे, कहीं और फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। क्या बात समझे, अब इसको ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं, ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं सारे एक्सलेशन को, सारे ब्लॉक के एक्सलेशन को। तो वो होगा यहाँ से, एक्सेलरेशन, हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो 1 सेकेंड था, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो ये हुआ 1, एक्सेलरेशन 0, आफ्टर दैट t-1, t-1 मतलब स्लोप 1 है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट होगा ये हो जाएगा -1, तो ये कॉमन होगा। कॉमन के बाद फिर क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा चला 3 सेकेंड तक, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 3 है, उसके बाद 3 पे एक्सलेशन की वैल्यू क्या है, 3 पे एक्सलेशन की वैल्यू है 2,
टू के बाद फर्दर फोर्स इंक्रीज किया तो ये हो गए सेपरेट, ये हो गए सेपरेट। सेपरेट होने के बाद फिर किससे जा रहा है, सेपरेट होने के बाद जा रहा है 2t-3 से, 2t-4 से। तो 2t-4 मतलब स्लोप इसका हो गया 2। तो इसका जो एंगल है वो इस लाइन से बढ़ जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा θ2। और इसको हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ये -4 हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे -4। यहाँ पे है एक्सेलरेशन, यहाँ पे है टाइम, और ये है इसका ग्राफ। एक्सेलरेशन। क्या क्लियर हुआ कुछ? स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वही रहेगा। तो ठीक है, शॉर्टकट किसी किसी केस में ठीक है, बट कहीं पे किसी कोई भी केस अगर आ जाए, किसी इंक्लिनेशन पे आ जाए, फोर्स कुछ भी आ जाए, तो हमारा बेसिक बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बेसिक वही रहेगा कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कंबाइंड एज्यूम करेंगे, कंबाइंड के बाद फिर देखेंगे, कंबाइंड के बाद ऐसे ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो क्विकली अगर मान लो एक और ग्राफ ड्रॉ करना हो क्विकली कोई, जैसे मान लो कि हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें कुछ वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। वो 2 है और 3 है, 5 है, और ये वैल्यू ले लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 0.5। ये वैल्यू ले लेते हैं 0.3, और ये वैल्यू ले लेते हैं म्यू एस, म्यू के सेम है 0.1। फोर्स अप्लाई कर देते हैं 10t यहाँ पे, फोर्स अप्लाई कर दिया 10t यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज पहले, नो मोशन। नो मोशन की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब भी ग्राउंड रफ होगा। अगर ग्राउंड रफ नहीं होता तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करते वैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पे ग्राउंड रफ है, तो कुछ टाइम तक ऐसा भी हो सकता है कि मूव ना करे। अब इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले तो पॉसिबिलिटी हो सकती है जीरो, तुम भी अपना मेंटली कैलकुलेट करते रहोगे, या 1 मिनट टाइम लो सोचने के लिए या सॉल्व करने के लिए, फिर देखो कि सही हो रहा है या नहीं। 30 सेकेंड्स। सबसे पहले लिमिटिंग मार्क करो, लिमिटिंग ही डिसाइडिंग होगा।
FL1 10, FL2 15, FL3 10, फोर्स अप्लाई किया है यहाँ से, पहले सिस्टम डिस्प्लेस होगा, सिस्टम में मूव करने की टेंडेंसी है, तो बॉटम मोस्ट में तो 10 न्यूटन है, तो 10 t फोर्स है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ से रिलेटिव मोशन हो सकता है, मोशन स्टार्ट करेंगे। दूसरा, ये ब्लॉक यहाँ 3 के साथ में, ऐसा ना हो कि ग्राउंड से छूटने से पहले यहीं पे कांटेक्ट छूट जाए 3 एंड 5। तो अगर 3 एंड 5 के बारे में सोचेंगे तो भाई 2 2 और 3 है, 2 और 3 यहाँ से 10 t ऐड कर रहा है, तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स तो इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ऐड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 सेकेंड पे होगा। यहाँ से हम देखेंगे कि भाई 3 है कि फोर्स हमने अप्लाई किया बॉटम मोस्ट पे अप्लाई करेंगे तब तो लोअर मोस्ट से स्लिप करने के चांसेस होंगे। अगर हम मान लो 3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो 3 का ये भी है कि भाई 3 इस 5 के रिस्पेक्ट में ही स्लिप कर जाए या पूरा एक साथ स्लिप करे। तो अभी हम पहले मानेंगे कि सारा एक साथ स्लिप कर रहा है, तो चेक करेंगे कि भाई 10 t जो है वो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 10 t इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब 1 सेकेंड तक होगा। वो 1 सेकेंड से पहले ऐसा ना हो कि ये 3 5 ही स्लिप कर जाए, तो 3 5 के स्लिपिंग के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 न्यूटन होता, मान लिया ये 15 नहीं होता, 5 न्यूटन होता, तो क्या होता, तो ये 1 सेकेंड 10 पहुंचने से पहले ही क्या होता, ये 3 और 5 स्लिप कर जाते, 5 वहीं का वहीं रह जाता, 3 उसके ऊपर से चला जाता। समझ रहे हो बात को, इसीलिए म्यू मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो म्यू इंक्रीज कर दिया कि सो दैट कि ये ग्राउंड से फोर्स यहाँ पे बढ़ जाए, ग्राउंड से फोर्स बढ़ जाए मतलब पहले ग्राउंड पे स्लिपिंग हो। अगर यहाँ पे फोर्स कम होगा तो ग्राउंड से पहले यही स्लिप कर जाएंगे, अब 2 3 एक साथ मूव करने लगेंगे, 5 सेपरेट हो जाएगा, तो 5 जब सेपरेट होगा तो 5 का एक्सलेशन उतना ही रह जाएगा, 5 का एक्सलेशन उतना ही रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो अभी देखते हैं ये 10 t अगर एक्ट कर रहा है, तो चलो पहले तो ये एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, कब स्टार्ट होगा मोशन, मोशन स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो हम ये बोल सकते हैं ये चीज़ कि t 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड एक्सलेशन इज 0, 0 to 1 सेकेंड एक्सलेशन इज 0, एक्सलेशन 0 हुआ तो कॉमन एक्सलेशन, कॉमन एक्स इसके बाद t ग्रेटर देन 1, t ग्रेटर देन 1, t जब ग्रेटर देन 1 है तो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, व्हाट इज कॉमन एक्सलेशन, कॉमन एक्सलेशन सेम हो जाएगा, कितना, पहले तो माना है मैंने कि एक साथ ही मूव कर रहा है, तो एक्सलेशन a इज इक्वल टू नेट फोर्स 10 t माइनस 10/10, तो ये हो जाएगा t-1। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फ्रिक्शन ड्रॉ करेंगे। अभी मिडिल वाले पे फोर्स ऐड कर रहा है, तो मिडिल वाले को थोड़ा जाना है जल्दी जल्दी, ये 10 t, तो 2 के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड, 5 के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड। न्यूटन थर्ड लॉ से ये हो जाएगा F1 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा बैकवर्ड, यहाँ से हो जाएगा F2, ग्राउंड से तो मोशन स्टार्ट ही हो चुका है, ये हो गया 10। F1 की वैल्यू, F1 की लिमिटिंग वैल्यू, this F1 is equal to mass into acceleration 2 into t-1, this should be less than equal to, किस टाइम पे इक्वल होगा, सीधे वही फाइंड कर लेते हैं, किस टाइम पे इक्वल होगा, ये 10 न्यूटन है, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो लेस देन इक्वल टू 10 अगर होगा तो ये लेस देन इक्वल टू 6 सेकेंड आएगा। तो 2 की स्लिपिंग है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 6 सेकेंड पे स्टार्ट होगी, और यहाँ पे
इसकी स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी, ये यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 5 से फाइंड कर लेते हैं। तो 5 से फाइंड करेंगे तो क्या होगा, F2 माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन, mass into acceleration is t minus 1, acceleration is t minus 1. So this f2 is equal to 10 plus 5t minus 5t minus 5, तो हो जाएगा 5t plus 5. दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आया था 15, लेस देन इक्वल टू 15। f2 की वैल्यू जो है अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये 15 से कम होना चाहिए, तो t शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले स्लिपिंग कहाँ पे होगी, 3 ब्लॉक हैं तो पहले 2 2 3 के बीच में या 3 5, तो पहले 2 सेकंड अचीव करेगा तो पहले 3 5 के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो जब टाइम 2 से ग्रेटर होगा, 1 से 2 तक की ही हमारा ये एक्सलेशन वैलिड है, 1 से 2 तक के लिए। तो अब उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लूंगा कि जब टाइम ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, देन एक्सलेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज t माइनस 1। ये केस हो जाएगा। अब मैं अगला केस सॉल्व करूंगा किसके लिए, t ग्रेटर देन 2 के लिए। t ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा, 5 का एक्सेलेशन क्या फिक्स हो जाएगा, हाँ भाई फिक्स हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 5 पे तो रिलेटिव स्लिपिंग हो गई, तो 5 पे एक्ट करने लगेगा 15, और यहाँ से एक्ट कर रहा है 10, और ये है 5, तो इसका एक्सेलेशन हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, इसका एक्सेलेशन हो जाएगा 1। और 2 3 का क्या है, 2 3 का हालचाल ऐसा ही रहेगा। 2 3 ये एक्ट कर रहे हैं 10t, और यहाँ से एक्ट कर रहा है 15। अब नाउ व्हाट इज द कॉमन एक्सेलेशन, यहाँ पे कॉमन एक्सेलेशन हो जाएगा a 10t माइनस 15। ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि वो स्लोप बढ़ क्यों रहा है, कि भाई फोर्स पहले तीनों को एक साथ खींच रहा था, अब एक एक करके लोड कम हो रहा है, लोड कम हो रहा है, फोर्स सेम ही है, तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन बढ़ता जा रहा है, फास्ट होता जा रहा है वो। तो 10t माइनस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, व्हाट इज ए, 5 इंटू ए, वो तो फाइंड करना है व्हाट इज ए। तो वो कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 2t-3, a इज इक्वल टू 2t-3। अब ये कॉमन एक्सेलेरेशन कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग को ना अचीव कर ले। देन व्हाट इज द फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन फोर्स 2 पे हम देखेंगे, 2 पे फ्रिक्शन बना लेंगे, फ्रिक्शन F की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है, 2t-3 से चल रहा है, सो हियर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 2t-3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 था, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। लिमिटिंग यहाँ पे 10 है, उसको लिमिटिंग से लेस करा दिया, ये 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, t शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब ये 2 से 4 सेकेंड तक ये चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा, 2 भी सेपरेट हो जाएगा, तो 2 पे एक्ट करेगा क्या, तो इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, कि t जो है जब 2 से ग्रेटर हुआ और लेस देन इक्वल टू 4 हुआ, देन एक्सलेशन का इक्वेशन क्या हो गया, 2t-3। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब उसके बाद सब सेपरेट सेपरेट, सब सेपरेट सेपरेट तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्ट करेगा 10, 2 के ऊपर एक्ट करेगा 10, और इस पे क्या एक्ट करेगा, मिडिल पे जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसका एक्सलेशन बढ़ता ही जाएगा, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 15, और इस लोअर वाले पे तो वही फोर्स था, यहाँ तो स्लिपिंग स्टार्ट ही हो चुकी है 10। तो ये है एक्सलेशन a इज इक्वल टू 15 - 10 5 5 5, मतलब ये हो जाएगा 1। इसका एक्सलेशन a इज इक्वल टू 10t-25, तो 10t-25 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे इसका एक्सलेशन जो है हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे तीनों के एक्सलेशन, और इसका ड्रॉ कर देना है ग्राफ। तो ग्राफ में जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंटर्स तुम्हारे पास हैं, कि एक तो t इज इक्वल टू 0 पे हुआ था, 1 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 पे सब अलग, तो 0 to 1 तक 0, उसके बाद फिर था t-1। एक साथ वाले का तो t-1 है, तो t-1, t-1 के बाद है 5 सेपरेट हो गया, 5 ऐसे ही चल रहा है 1 से, और बाकी दोनों का क्या इक्वेशन आया था, वो आया था 2t-3,
ए इज इक्वल टू 2t-3, 2 to 4 में, तो 2t-3, तो इस लाइन से एंगल ज़्यादा हो जाएगा, स्लोप 2 हो गया, तो ये हो गया 2t-3। 2t-3 कहाँ तक चला? 2t-3 चलेगा 4 तक। 4 के बाद क्या है, ये तो सेपरेट हो ही गया है, चल रहा है, मान लेते हैं कि वो भी है, तो ये 5 kg का एक्सलेशन ये चल रहा है, ये कंटिन्यूस। अब यहाँ से फिर और सेपरेट हो जाएगा कौन सा, ये 5 पे, ये 2 kg वाला है, और उसके बाद फिर इससे थोड़ा सा और स्लोप देख लो, 10/3 आया है, 10/3t-8 के आसपास है, तो स्लोप इससे, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप 3.3 के आसपास, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारे सारे चीज़ें जो हैं वो मिल गई, θ2, θ3, θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा यार। हम्म, समझ गए? कंफ्यूजन क्लियर? कोई डाउट इसमें? ऐसे ही करना है, ऐसे केसेस हम बहुत सारे ले सकते हैं, बट बेसिक लॉजिक तुम्हारा वही होगा कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन हमें चेक करना है कहाँ कहाँ पे स्लिपिंग होगी। तो ये था हमारा ब्लॉक ऑन ब्लॉक। तो 3 से ज़्यादा ग्राफ नहीं मिलेंगे, देखो यहाँ पे सारे टाइप के केसेस मिले, सारे टाइप के, दो भी से तीनों साथ चल रहे हैं, फिर दो साथ चल रहे हैं, फिर एक साथ चल रहा है, तो ऐसे सबका जो ऐसे, जिस पे फोर्स एक्ट करता रहेगा वो उसका एक्सलेशन बढ़ता रहेगा, और बाकी साथ वाले क्या है, छूटते जाएंगे। तो इसलिए हमें ये तीनों स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम यही तो 3 मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 ब्लॉक होंगे तो तीन तीन लाइंस मिल सकती हैं ऐसे इंक्लाइन टाइप सा, 2 होंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसमें ये था चेकिंग चेकिंग करने के लिए, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक के बाद ये भी ब्लॉक ब्लॉक ही है, तो यहाँ से तो हम्म, तो ये 5 और ये 10 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, 0.2, और यहाँ से जो है एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल, सॉरी फोर्स, फोर्स एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन, और इस साइड से 60 न्यूटन। तो मैं फाइंड करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, एंड टेंशन, टेंशन की वैल्यू। ऐसे 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसमें सब में सेम करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फ्रिक्शन
and tension in a string. ऐसा करना है, इसमें टेंशन फाइंड करना है। तो बता सकते हो इसमें कि, तो सबसे पहले ऐसे क्या है कि हमें टेंशन जो है, टेंशन डिसाइड करेगा जिस साइड स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। तो पहले अगर ऐसा सिस्टम दिया हुआ है तो हमारा सेम वही ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला लॉजिक है। क्या ब्लॉक ऑन ब्लॉक का लॉजिक है? हम मानेंगे कि पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। पूरा सिस्टम जो है पहले एक साथ मूव कर रहा है। तो पूरा सिस्टम अगर एक साथ मूव करे तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? राइट की तरफ। राइट की तरफ कितना नेट फोर्स है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स है, 60 माइनस 50, तो 10 न्यूटन का फोर्स है राइट वर्ड। अब यहां से अगर राइट साइड मूव कर रहा होगा तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड कर रहा होगा, तो यहां पे लिमिटिंग निकाल लेते हैं। FL1, FL1 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। और यहाँ पे FL2, FL2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो अगर ये सिस्टम लेफ्ट जाए या राइट जाए तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अगर ये राइट मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। दोनों से फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाएगी। कितना? 20 प्लस 25 45। तो क्या इसको मूव करने देगा? नहीं मूव करने देगा। ठीक है भाई, तो ये मूव तो नहीं कर पाएगा। नेट चाहिए 40, इसको तो ओवरकम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग देख लेंगे। अगर नेट फोर्स जो है लिमिटिंग से कम है तब तो इसका मोशन नहीं है, तो इस सिस्टम का एक्सलेशन 0 है। तब मोशन को इसमें हम चेक करते हैं कि एक साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से मोशन की टेंडेंसी है। लेफ्ट साइड में टेंडेंसी थी, तो यहाँ पे जो 60 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये स्ट्रिंग में टेंशन तभी डेवलप होगा जब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने में। स्ट्रिंग में टेंशन तभी डेवलप होगा जब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा इसको बैलेंस करने में। तो मान लो कि यहाँ से 60 न्यूटन, इसकी टेंडेंसी की तरह है राइट की तरफ, तो हमने राइट वाले साइड से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से 60, तो 60 ऐड कर रहा है, तो 60 लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 20। तो क्या ये बैलेंस कर पाएगा फ्रिक्शन? नहीं। तो बाकी बचे हुए फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? तो यहाँ से फ्रिक्शन हो जाएगा ऐसे ही, और हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। अब यहाँ से टेंशन तो इसमें 40 न्यूटन, 40 न्यूटन के बाद यहाँ से 50 है, और 50 के बाद यहाँ से कितना चाहिए? इसको बैलेंस कर लेगा, तो यहाँ से उसको बैलेंस करने के लिए कितना और चाहिए? 10 न्यूटन। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अब कहोगे कि ये चीज अगर हम अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से चेक करेंगे तो भाई 5 है, 25 है, तो यहाँ पे लिमिटिंग पहले अचीव करता है। अगर पहले यहाँ पे लिमिटिंग अचीव करता है 25, तो 25 से टेंशन कितना आता है? 25। तो स्ट्रिंग में टेंशन अगर 25 होता तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होता? 35। क्या 35 यहाँ से अवेलेबल है? 35 अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या है? ये हमारा रॉन्ग होता। एक साइड से स्टार्ट करोगे, अगर दूसरे साइड सेट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें अपोजिट साइड से टेंशन और फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा। किस साइड से हमें स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है जिस साइड हमारी टेंडेंसी होगी मूव करने की। मतलब नेट फोर्स जिधर सिस्टम जाना चाहेगा, राइट की तरफ जाना चाह रहा है, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। लिमिटिंग पहले उसी साइड अचीव करेगा, उसके बाद बाकी होगा। तो इस केस में देखो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो गई, एक्सेलरेशन तो 0, टेंशन इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम F1 दिखाते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और वो है इस डायरेक्शन में, और F 10 न्यूटन, और वो है इस डायरेक्शन में, और ऐसे हो जाएगा टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, समझे?
यहाँ पे अगर मान लो 60 इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देंगे तो भी तो वही बात होगी। चलो ठीक है, ऐसा कुछ लेते हैं। हंड्रेड 20 और 100 न्यूटन, 510 और यहाँ पे वही चीज़ है, 0.5 है और यहाँ पे 0.2, कुछ भी ले लेते 0.2। तो लिमिटिंग यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन, FL इज इक्वल टू 25 न्यूटन, FL1, FL2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन, सिस्टम का पहले मोशन देखेंगे ओवरऑल कि क्या ये ओवरऑल मूव कर रहा है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? लेफ्ट में नेट फोर्स 20 का और अपोज करने के लिए मैक्सिमम कितना है 45। बताओ भाई। किसी भी एक साइड से स्टार्ट करके दूसरे साइड जा सकते हैं। T इज इक्वल टू 95, टेंशन 95, फ्रिक्शन 5। कि टेंडेंसी इसकी लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। फ्रिक्शन ऑन 5 kg राइट। अच्छा, फ्रिक्शन ऑन राइट ब्लॉक 5 न्यूटन, राइट ब्लॉक। कि यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से जो 25 है, पहले टेंडेंसी से स्टार्ट करेंगे। इसकी लेफ्ट की तरफ टेंडेंसी है, लेफ्ट है टेंडेंसी, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 120 है तो यहाँ से वो 25, 25 से टेंशन हो जाएगी 95, 95 से यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 95, 95 के बाद बचा 5, तो यहाँ से फ्रिक्शन हो जाएगा 5। यस, तो ये हमारा ठीक है। टेंशन 95, बिल्कुल टेंशन 95 हो गया। तो यहाँ ऐसे जो है हमें चेक कर लेना, अदरवाइज 5 ऐड कर सकता है। हाँ भाई 5 ऐड कर सकता है, तो इफेक्टिवली जो है यहाँ से देखोगे फ्रिक्शन का नेट फोर्स जो है वो आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। F1 25 5, 25 5 प्रॉपर डायरेक्शन और 95। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जो है, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे 100, 100 से जो है ये हो जाएगा 20, बैलेंस कर लिया। तो 20 से ये बचा 80, 80 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 40 आएगा, जो कि अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर मोशन की टेंडेंसी है। बस वही अलग अलग केसेस हो जाएंगे। 100 100 अगर ले लेंगे, 100 100 ले लेंगे तो भी 75 करके कुछ हो जाएगा। 100 100 होगा तो क्या होगा? हाँ, टेंडेंसी तो कहीं नहीं है। 100 100, 100 100 पे बताओ अभी। सेम सेम, न्यू 0.5 है।
नेट फोर्स वैसे ही जीरो है तो क्या फ्रिक्शन जीरो, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, फ्रिक्शन जीरो। टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट। टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट कैसे हो गया, नेट फोर्स तो जीरो है। अच्छा टेंशन 80, इक्वल फोर्स है तो जहां पे लिमिटिंग पहले अचीव कर जाए, जहां पे लिमिटिंग जो मिनिमम होगा, इक्वल फोर्स है, हाँ टेंशन 80, हाँ जहां लिमिटिंग पहले अचीव कर जाए, जो लिमिटिंग कम है सबसे, वहां लिमिटिंग पहले अचीव करेगा। तो यहाँ पे 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20, 20 तो ये हो जाएगा 80, 80 तो यहाँ से हो जाएगा 80, यहाँ से 80 तो इसको बैलेंस करने के लिए 20, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा भी कोई पूछ सकता है भाई, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है नेट फोर्स जीरो है तो मूव करने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो जीरो, तो आंसर गलत हो जाएगा। हमें देखना इंडिविजुअली ओवरऑल सिस्टम तो नहीं मूव कर रहा है, बट क्या स्टैटिक फ्रिक्शन स्ट्रिंग में टेंशन भी बैलेंस कर रहा होता तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होगे। तो ऐसा जजमेंट, ऐसा जजमेंट इंक्लाइन प्लेन पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा तो सारे प्रॉब्लम में वेरिएशन देखोगे तो होता क्या है, होता यही है कि स्ट्रेट पे हम सोचते हैं, फिर इंक्लाइन प्लेन पे सोचते हैं, यही सब चलता रहता है फालतू। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, उसका आंसर बताओगे कि भाई ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि इंक्लाइंड प्लेन में मुझे पता ना चल पाए कि किधर क्या है क्या नहीं है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेंगे, जैसे मान लो 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये m कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2/3, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3, एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, एक्सेलेरेशन टेंशन फ्रिक्शनल फोर्स, ये बताना है इस केस में। अब ये भी उसी टाइप का है, समझ रहे हो, उसी टाइप का है, बस ये फोर्सेस एम जी साइन थीटा दोनों तरफ से एक्ट कर रहा है और दोनों सरफेस रफ है। तो ऐसे सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी होते हैं, मूव करे ना करे मुझे क्या पता। तो पहले मैं मान लूंगा लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है, उससे देख लूंगा कि क्या नेट F1 F2 से अगर कम हो रहा है तब तो मूव करेगा। क्या आंसर होगा भाई, बताया जाए। हम्म,
यहाँ से 2 mg साइन थीटा साइन 45 बाई √2 √2 mg। सर मूव नहीं करेगा। और यहाँ से n mg साइन 45 मूव नहीं करेगा। यस, तो जिस साइड टेंडेंसी होगी वहां से स्टार्ट करके हम फाइंड कर लेंगे। mg साइन 45 तो mg बाई √2 2 mg बाई √2 और ये mg बाई √2। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg बाई √2 और यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा FL1 FL1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू है 1/3 और mg 2 mg cos 45 1/√2 तो हो जाएगा 2 mg बाई 3√3 3√2 और यहाँ पे जो लिमिटिंग होगा FL2 इज इक्वल टू 2/3 mg cos 45 जो है बाई √2 तो हो जाएगा 2 mg बाई 3√2। तो टोटल हो जाएगा 4 mg बाई, अगर ये मूव करता है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसी साइड 2m के साइड में होगा। 2m के साइड में कितना हो जाएगा ये 2 mg बाई √2 माइनस mg बाई √2 तो ये हो जाएगा mg बाई √2 और जो अपोजिशन है वो कितने का हो जाएगा, ऐड कर देंगे टोटल 4 mg बाई 3√2 तो ये जो है ज़्यादा है, सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो सिस्टम मूव नहीं करेगा तो हम टेंशन किस साइड से फाइंड करेंगे, जिधर मूव करने की टेंडेंसी है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स विल बी 0। कोई कंफ्यूजन इसमें? एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0। acceleration of blocks will not move, ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेंगे, will not move, acceleration is equal to 0। टेंशन कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लो। यहाँ से कितना है mg बाई 2√2 और ये टेंशन, तो कितना बचा, कितना आ रहा है t प्लस f इज इक्वल टू 2 mg बाई √2। सो टेंशन इज इक्वल टू 2 mg बाई √2 माइनस 4 mg बाई 3√2। 4 mg बाई 3√2, हाँ ठीक है 2 mg बाई 3√2। तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा और वही टेंशन रहेगा 36244 mg बाई 3√2, ये होगी टेंशन। सेम टेंशन यहाँ पे होगा तो यहाँ से निकाल लेंगे फ्रिक्शन। तो T प्लस F फॉर m kg फॉर ब्लॉक M फॉर ब्लॉक M के लिए कितना होगा, टेंशन की वैल्यू है 4 mg बाई 3√2 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा mg बाई √2। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू
माइनस मतलब ये अपोजिट में एक्ट कर रहा है। -mg/3√2। माइनस का मतलब क्या है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन इसके अपोजिट में एक्ट कर रहा है, ऐसे। तो जिस साइड टेंडेंसी है उस साइड से क्या उतना एक्ट कर सकता है? हाँ भाई, लिमिटिंग तो है। mg/3√2 चाहिए, 2mg/3√2 है और चाहिए mg/3√2, उतना बिल्कुल ऐड कर सकता है। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग पहले यहाँ पे अचीव करेगी, उसके बाद इधर अचीव करेगी। ठीक है, समझे? mg/3√2 टेंशन आ गया, एक्सलेशन जीरो आ गया, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई। तो फाइनली इस पे ऐसा, ये ब्लॉक, ये टेंशन, तो यहाँ से फ्रिक्शन, और ये mg, और ये mg ज़्यादा है तो यहाँ से फ्रिक्शन भी कम है, तो यहाँ f, यहाँ पर t, इधर mg। तो टेंशन की जो वैल्यू आई वो ज़्यादा हो गई, mg कम था, तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा ऐसे, जो भी mg, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसा वो उसी वही क्वेश्चन है, उसका सिर्फ इंक्लाइन प्लेन वर्जन है, इंक्लाइन प्लेन का वर्जन है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? तो ये अपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग और ब्लॉक भी हो गए, स्ट्रिंग एंड ब्लॉक। क्लियर? आशुतोष, दिशा, प्रियंत, शरण्या। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हुआ, ब्लॉक ऑन ब्लॉक हुआ, फ्रिक्शन विक्शन सब हो गया। एक क्वेश्चन, कन्वेयर बेल्ट है। ये क्वेश्चन वैसे एक बार ऐसा बता चुका हूँ। कन्वेयर बेल्ट है, एंड दिस कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद स्पीड v0। ऐसे v0 जो है यहाँ से इधर v0 से जा रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक जेंटली प्लेस्ड, a block coefficient of friction है mu, a block is gently placed on the belt of mass small m. Find the velocity of block as a function of time t and draw its graph. As a function of time t and draw its graph. कन्वेयर बेल्ट जा रहा है और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ब्लॉक जेंटली ऐसे प्लेस कर दिया गया। देन व्हाट इज द वेलोसिटी? कन्वेयर बेल्ट की लेंथ को जो है सफिशिएंट एज्यूम करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
इक्वेशन बताओ, इक्वेशन। बेल्ट मूव कर रहा है और ब्लॉक जस्ट प्लेस्ड है, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो बेल्ट है और ब्लॉक है, ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो है, बेल्ट की वेलोसिटी है वी नॉट, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक, वी नॉट प्लस म्यू जी टी। ब्लॉक की वेलोसिटी तो जीरो है, ब्लॉक को जस्ट हमने प्लेस किया, बेल्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेल्ट की वेलोसिटी इधर है, तो बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर। ये फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। एन ये है एम जी, एम जी, तो यहाँ से ये हो जाएगा नॉर्मल, और इधर ये हो जाएगा एम जी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ इज इक्वल टू, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी होगी नहीं ना, अभी तो जेंटली प्लेस्ड है, तो एफ एन इज इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एम जी। तो व्हाट इज वेलोसिटी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या ये एक्सलेशन कांस्टेंट है? हाँ भाई, एक्सलेशन तो कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज इक्वल टू म्यू जी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ब्लॉक की u जीरो है, म्यू जी टी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये जो वेलोसिटी है वो v नॉट के बराबर ना हो जाए। जैसे ही ये मूव करते करते वेलोसिटी इसकी v नॉट के बराबर हो जाएगी, तो रिलेटिव मोशन क्या होगा? रिलेटिव मोशन बंद। प्लैंक वाला एक क्वेश्चन बताया था, प्लैंक पे कोई ब्लॉक अगर ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए, तो वहां प्लैंक रेस्ट पे था, ब्लॉक मूव कर रहा था। यहाँ क्या है? कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर हमने ब्लॉक प्लेस किया है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड ये हो गया। और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स बंद हो जाएगा जब, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एक्सलेशन रिलेटिव वेलोसिटी जीरो व्हेन v इज इक्वल टू v नॉट। आफ्टर दिस, आफ्टर v is equal to v naught at t is equal to v naught by mu g. After this, frictional force will be zero. फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सलेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, a जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू v नॉट। मतलब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस जीरो से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 फाइनली क्या होगा? ऐसा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये ग्राफ होगा v नॉट क्या, ठीक है? तो ऐसे ये रिलेटिव मोशन होंगे। कोई डाउट? नहीं? तो ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चंस तो इसमें बहुत हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स वही है। असाइनमेंट के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है या पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लोगे या एचसीवी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे।
एचसीवी के सारे नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कम से कम ये इंश्योर करो कि वर्बली उनको गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही मेंटली दिमाग में उनका आंसर आना चाहिए और चेक करो कि सही है या नहीं है। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन है फ्रिक्शन चैप्टर के, उनको कर सकते हो। वो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो बिल्कुल एंड का क्वेश्चन है फ्रिक्शन चैप्टर का। तो ऐसे ही ये कन्वेयर बेल्ट का जैसा प्रॉब्लम बताया वैसा ही है वो। और ठीक है, तो फ्रिक्शन में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, स्टैटिक, काइनेटिक, ये सारा कुछ। तो इसको एक बार आज रिवाइज करके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे, अगर डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो एक्सरसाइज है, जो गूगल ड्राइव में पीडीएफ है वहाँ से एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, तो लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन दोनों के, एनएलएम एंड फ्रिक्शन। उसके बाद एचसीवी के फ्रिक्शन के रिकमेंडेड हैं लास्ट 5 प्रॉब्लम्स, लास्ट 5 जिसमें मैन एक है, पुश कर रहा है, ब्लॉक प्लेस्ड है, और फिर एक ब्लॉक और 2-3 केसेस हैं। वो प्रोवाइडेड कि बिना हीरो बने हुए स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करेक्ट दिमाग में अगर आते हैं तो, कि बिल्कुल करेक्ट करेक्ट दिमाग में अगर आ जाए तो एचसीवी के जो भी फ्रिक्शन वाले चैप्टर्स हैं, ये नहीं कि पता चला वो कर रहे हो अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना है ज़्यादा, केयरफुल रहते हुए। तो ये कर लोगे, तो इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। फ्रिक्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में तो क्या है, मोशन ऑन अ सर्किल, यही होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ पे जो मोशन है वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो होगा जिसमें कि हमारी स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म वो होगा जिसमें स्पीड वेरिएबल होगी। स्पीड वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा वेरिएबल, ओमेगा वेरिएबल। स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है ओमेगा, और एंगुलर क्वांटिटीज के टर्म्स में यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो अब जैसे वेरिएबल स्पीड में हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल प्लेन में जो भी होगा, वर्टिकल प्लेन में होगा तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी वेरी करेगी, तो वर्टिकल सर्कुलर वाला बाय डिफॉल्ट नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है, या वर्टिकल प्लेन में हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट सेट करें कि ये हो जाए। तो सर्कुलर मोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन तो एक तो हम सर्किल के लिए पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ जनरल टाइप के पाथ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोई जनरल कर्व का मोशन अगर होगा तो उसको भी हम सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं, कि कोई जनरल पाथ क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किल। तो किसी जनरल टाइप के मोशन को भी हम सर्कुलर वाले कॉन्सेप्ट से ही रिलेट कर सकते हैं। सर्कुलर का जो भी काइनेमेटिक्स होगा, जो भी डायनामिक्स होगा, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। मतलब फोर्स हम देखते हैं, फोर्स देखने के बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब हमें कोई चीज नोन है, वेलोसिटी नोन है, वहां से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें फाइंड करना, मतलब विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कॉज का मतलब ऐसे नहीं बिना मतलब के, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, कॉज तो होगा ही, तो कॉज कंसीडर किए बिना अगर हम मोशन को स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा काइनेमेटिक्स, अदरवाइज डायनेमिक्स। तो हमारे इसमें दो ब्रॉड कैटेगरी होंगे, ठीक है।
तो जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। तो ऐसा तो हो गया टाइप्स। तो हमें हमेशा क्या करना है, एक चेक दिमाग में रखना है कि किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सब करेंगे। तो यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल्स की बात अगर करेंगे, एंगुलर वेरिएबल्स कि सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एंगुलर वेरिएबल्स होंगे। एंगुलर वेरिएबल्स हमारे हैं, पहले सबसे पहला है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा बताने की जरूरत है नहीं कि डिग्री रेडियन में होता है, डिग्री एंड रेडियन में होता है, वो सब कन्वर्जन जो है हो जाएगा। तो डिग्री और रेडियन में होगा तो इसमें कोई सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ का एक सेंटर है, और सेंटर से हम क्या लेंगे, एक रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से पोजीशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों बता सकते हैं। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो ये तो हो गई एंगुलर पोजीशन भाई, ये थीटा 1 है, ये जो है थीटा 2 है। तो ये अगर पॉजिटिव होगा प्लस थीटा 1 तो ये माइनस थीटा 2 हो जाएगा। अब अगर एंगुलर पोजीशन चेंज होगी तो वो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जरूरत नहीं है वो सब लिखने की, तो डेफिनेशन बेकार ही है सब। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फाइनल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ये मेजर कहाँ से करेंगे, रेफरेंस लाइन से ही। तो जैसे मान लो कि ये यहाँ से ये घूम के वापस यहीं पे आ जाता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, 0 और 2 पाई। यहाँ पे अगर घूम के वापस वहीं आ गया, पार्टिकल यहीं पे था, यहीं से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। एंगल हो रहा है ना, ये तो ऐड होता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अगर वो वापस एक कंप्लीट राउंड लिया तो इनिशियली क्या था, इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी, फाइनल पोजीशन क्या है 2 पाई। आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन डेल्टा थीटा फाइनल थीटा 2 पाई इनिशियल 0, वो कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। वो जो है कि सेम पॉइंट पे आया तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। बट एंगुलर के टर्म्स में मेजर करेंगे तो सेम सेंस में रोटेट होता ही जा रहा है। अगर पहले क्लॉकवाइज गया फिर एंटी क्लॉकवाइज गया तब बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट 0। बट अभी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। वो कितना है, एक चक्कर लगा के आया 2 पाई, दो चक्कर लगा के आया 4 पाई, 6 पाई ऐसे होगा। तो ये 2 पाई अपोजिट -2 पाई तब 0 हुआ। तो आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 नहीं बताना है, वो 2 पाई रेडियन होगी, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी है, ये लीनियर क्वांटिटी नहीं है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक्सियल क्वांटिटीज हैं, एक्सियल क्वांटिटीज वेक्टर हैं। तो इनका डायरेक्शन किधर होगा, इनका डायरेक्शन होगा राइट हैंड रूल से डिसाइड करेंगे। सेंस ऑफ डायरेक्शन इधर, सेंस ऑफ रोटेशन में फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। कि ऐसा ऐसा मान लो ये बोल्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन है और ये डॉट डॉट जो है, तो अगर ऐसे है तो हम इसमें फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। कि भाई ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये हो जाएगा यहाँ से डी थीटा। सो दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर मतलब एनी एंगुलर क्वांटिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, समझे।
थीटा हो गया, थीटा से ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा से अल्फा होगा, अल्फा से फिर रोटेशन में टॉर्क होगा। ये जितने भी क्वांटिटीज हैं, एंगुलर क्वांटिटीज, वो सब लीनियर क्या है, जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जिधर रोटेशन हो रहा है जिस एक्सिस के अबाउट, थीटा उस डायरेक्शन में है, तो डी थीटा जो है वो ऐसे होगा, और रोटेशन अगर अपोजिट हो जाएगा तो हम ऐसे। तो इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट जो ये इनके डायरेक्शन है, उनके डायरेक्शन को अगर मान लो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। और क्रॉस की डायरेक्शन किसके पैरेलल, किससे मैच करे, रोटेशन से, थंब पॉइंट आउट करेगा क्रॉस की तरफ, तो जो फिंगर कर्ल कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। तो या तो हम सेंस ऑफ रोटेशन से बताएं भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, या डॉट क्रॉस बता सकते हैं, प्लेन में दिखाएंगे तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दो चीजें होंगी। तो ये इनटू द प्लेन है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दो रिप्रेजेंटेशन यूज होंगे, आउट ऑफ द प्लेन और तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड में बार बार ये डॉट क्रॉस, टॉर्क वॉर्क में जो है वो भी हुआ है। तो ये एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दो टाइप के वेलोसिटीज हम डिफाइन करते हैं, जैसे उसमें डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर लार्ज टाइम इंटरवल है तो एवरेज, और अगर स्मॉल टाइम इंटरवल है तो इंस्टेंटेनियस, डी थीटा बाई डी टी। ये है, ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में होगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये जो है एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। सेंस ऑफ रोटेशन से डायरेक्शन दिखाते हैं यहाँ से, ऐसा फाइंड करना है। इसका जो है यूनिट कई बार ऐसे आरपीएम भी होता है, आरपीएम क्या होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई पर मिनट मतलब 60, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो आरपीएम में जनरली लिखा हुआ रहेगा, उसको जो है हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ से दे दिया भाई कि ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू सम 2t² प्लस 2, ऐसे दे दिया, ओमेगा इज इक्वल टू t³ ऐसा कर देते हैं t³/3, लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, तो फाइंड करना है आसान आसान से, तो ये हो जाएगा t³/3 प्लस 2। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे कहीं है। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस हमें फाइंड करना है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, इसको जो है सोचने में जो है बेइज्जती नहीं सोचना है, ये जो है 3t² मतलब ये हो जाएगा t² प्लस 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू t², ये हो जाएगा ओमेगा। सपोज फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी फॉर 0 to 3 सेकेंड, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर 0 to 3 सेकेंड, है ना। काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आता है एवरेज वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए आ जाएगा। तो एवरेज के लिए जो डेफिनेशन है वही अप्लाई करना है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है भाई, ओमेगा एवरेज की जो डेफिनेशन है दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल थीटा, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब t इज इक्वल टू 0 पे, θ2 क्या है, अच्छा 3 पे, 3 पे अगर हम देखेंगे तो ये 9, 9 + 2 और इधर -2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज स्पीड एट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है 3 सेकेंड, तो उसके लिए डी थीटा पर डी टी कर दिया, टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो एवरेज के लिए पहला एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट ये है कि हमेशा डेफिनेशन को फॉलो करना है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज। तो जो भी इक्वेशन दिया होगा उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सारे टाइप के इक्वेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। आज के समाचार यहीं तक रखते हैं। तो फ्रिक्शन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो, मेहनत करो, मोटिवेटेड रहो। हैव अ गुड डे। Thank you, sir.